नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के निर्माण का पार्ट 1 के अंतर्गत जो है हम लोगों ने संविधान सभा के गठन के संदर्भ में, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में एवं उसके सदस्यों का जो चुनाव था वो किस तरीके से हुआ, कुल सदस्य कितने थे, उसके बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम लोग उसी क्रम में अगले पार्ट में अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण भाग 2 के तहत हम लोग यह जाने कि उसके पश्चात जो हुआ, संविधान सभा के गठन के पश्चात आगे की कार्रवाई कैसे हुई और कौन कौन सी प्रक्रिया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसने 2 जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, पहला कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उसमें एक दूसरा प्रस्ताव था जिसमें यह व्यवस्था था कि संविधान के निर्माण अवधि तक अर्थात संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया चलेगी उस अवधि तक देश को शासन चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल की आवश्यकता होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के साथ साथ एक अंतरिम सरकार की स्थापना का भी व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। तो उसी प्रावधान के तहत 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इसके लिए जो है वायसराय बेबेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो इस संदर्भ में हम एक महत्वपूर्ण चीज़ जान लेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था, उसमें यह प्रावधान था कि इसमें कुल जो सदस्य होंगे अर्थात अंतरिम सरकार के जितने भी सदस्य होंगे उसमें कुल 14 सदस्य होंगे। कुल कितने सदस्य होंगे? 14 सदस्य होंगे और इस 14 सदस्यों में सभी सदस्य जो है भारतीय होंगे अर्थात इसमें बाहरी कोई सदस्य नहीं होगा। इस 14 सदस्यों में जो था कांग्रेस को जो था वो 6 सदस्य, मुस्लिम लीग का 5 सदस्य एवं जो 3 सदस्य थे 6, 5, 11 और जो 3 सदस्य होने थे वह एक सिख, दूसरा भारतीय ईसाई और तीसरा जो था वो पारसी समुदाय। तो इस तरह से देखा जाए तो अंतरिम सरकार में जो कुल सदस्य थे वो 14 थे। 14 में से 6 सदस्य कांग्रेस का होना था, 5 सदस्य मुस्लिम लीग का होना था और इसमें से जो 3 सदस्य थे वह इसमें एक सिख का होना था, दूसरा भारतीय ईसाई का होना था और तीसरा जो था वो पारसी समुदाय का होना था। तो इस तरह से हम लोग जान लिए। यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसलिए हम इसे एक्स्ट्रा अलग से बता दिए आप लोगों को। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो उस समय जो है मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग जो है इस समय शामिल नहीं हुई थी। इसके पश्चात वो उसकी अपनी मांग थी, पाकिस्तान की मांग को लेकर बहुत सारी बात थी। लेकिन बाद में भारतीय जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उनसे बात विचार करके और उनको मना लिया गया। तत्पश्चात मुस्लिम लीग जो है 13 अक्टूबर 1946 को 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है अंततः जो है कांग्रेस के जो भी नेता थे उनको मना लिया और वो शामिल होना स्वीकार कर लिए। तो इस तरह से मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। अब हम लोग संक्षेप में जान लेंगे कि इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि प्रथम अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्री थे अर्थात जैसे उनका विभाग क्या था और उनका नाम दे दिया होता है। तो हम लोग संक्षेप में जान लेंगे कि उस समय अंतरिम सरकार में जो शामिल थे वो कौन थे और उनको कौन सा विभाग दिया गया था। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना होगा, यह अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था यह मूलतः कार्यकारी परिषद के सदस्य थे अर्थात अंतरिम सरकार के जो भी सदस्य थे यह वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे और इसका अध्यक्ष जो था वो वायसराय था और इस समय का जो अध्यक्ष वायसराय था वो थे बेबेल। यह पूछा भी गया है कि इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था, तो बेबेल था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार में शामिल कौन कौन लोग थे। तो फर्स्ट में देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनको जो है राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले का विभाग दिया गया था। 2 में सरदार पटेल थे, इन्हें गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया था। तीसरा राजेंद्र प्रसाद थे, इन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था।
चौथा है जॉन मथाई, उद्योग नागरिक एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। इसमें राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जॉन मथाई ये पूछे जा चुके हैं कि उस समय इनको कौन से विभाग दिए गए थे। उसी तरह अगला देखेंगे सरदार बलदेव सिंह, ये भी पूछा गया है, इनको रक्षा का विभाग दिया गया था। सातवां है CH भाभा, इनको कार्य खनन एवं ऊर्जा का विभाग दिया गया था। आठवां है C राजगोपालाचारी, इनको जो है शिक्षा का विभाग दिया गया था। नौवां अरुणा आसफ अली, इनको जो है रेलवे एवं परिवहन का विभाग दिया गया था। 10वां लियाकत अली खां, ये इनको जो है वित्त मंत्रालय अर्थात वित्त विभाग दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो 5 थे, बाद में जो मुस्लिम लीग के शामिल हुई इसमें, तो इसमें जो ये 5 थे ये पूछ दिए जाते हैं कि प्रथम अंतरिम सरकार में इनमें से कौन जो है मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये नंबर 10 से लेकर 14 तक जितने भी सदस्य हैं ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो 10 में हम लोग देखेंगे 10 नंबर पे लियाकत अली खां, इनको वित्त विभाग दिया गया था, ये लीग के सदस्य थे जो बाद में शामिल हुए थे। 11 नंबर में थे आई चुंदरीगर, इनको जो है वाणिज्य विभाग दिया गया था। 12 नंबर पे थे अब्दुल रफ निस्तार अर्थात अब्दुल रफ निस्तार, इनको जो है संचार विभाग दिया गया था। 13वें नंबर पर जो थे ये जोगेंद्र नाथ मंडल अर्थात इनको विधि दिया गया था। एवं जो 14वां सदस्य थे ये थे गजनाफर अली खां, इनको जो है स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। तो इस तरह से हम लोग संक्षेप में जान लिए कि अंतरिम सरकार, प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें किन किन सदस्यों को शामिल किया गया था, उनको कौन कौन से विभाग दिए गए थे। तो आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसे साफ कर दूंगा, या आप लोग ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से किनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था, कौन सा विभाग दिया गया था, या कौन इसमें शामिल थे, कौन नहीं थे, और मुस्लिम लीग के इसमें कौन से सदस्य थे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग प्रथम अंतरिम सरकार के बारे में जाना। अब हम लोग संविधान निर्माण के कार्य के बारे में जानेंगे कि संविधान सभा के गठन के पश्चात निर्वाचन हुआ, उसके बाद गठन हुआ, तो उसके पश्चात जो है संविधान सभा ने किस तरह से कार्य करना प्रारंभ किया। तो इस तरह से हम लोग पहले इसलिए जान गए कि शुरू में हम लोगों ने संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ वो सब जान लिए, लेकिन दूसरा प्रस्ताव जो अंतरिम सरकार था वो नहीं पढ़ाए थे, कि वो हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने उसे पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे के बाद। आगे हम लोग देखते हैं कि जब संविधान सभा का निर्वाचन सब कुछ समापन हो गया, तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था अर्थात उद्घाटन अधिवेशन, यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अर्थात संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अर्थात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अधिवेशन का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अर्थात जो संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, और यह सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। इसके पश्चात क्या हुआ, 11 दिसंबर को अगला एक बैठक हुआ। तो 11 दिसंबर 1946 को इसका जो बैठक हुआ, उस समय क्या किया गया, चूंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और यह उनको जो है सर्वसम्मति से चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह क्या थे, यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसी दिन जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुना गया था। H.C. मुखर्जी, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये H.C. मुखर्जी थे। तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष एवं H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके पश्चात क्या हुआ, सर वी एन राव को
संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे या किन्हें नियुक्त किया गया था, तो वो सर BN राव थे। इनको ही संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN राव का जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम वेनेगल नरसिंह राव है। वेनेगल नरसिंह राव, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक दोस्तों, ये वेनेगल नरसिंह राव से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है। यह पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो वो VN राव ही थे, अर्थात वेनेगल नरसिंह राव ही थे जो संविधान सभा के प्रथम प्रारूप तैयार किए थे। ये एक बार पूछा भी गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, S.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया और BN राव को जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में जो है 13 दिसंबर, ये डेट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यह पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, पहला। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। यह ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। तो इसलिए दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। यह इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो है संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। वस्तुतः इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी मूल्य थे, सिद्धांत थे, वो इसमें निहित थे। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है जो भी प्रमुख नेता थे, उनका एक सपना था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारा संविधान कैसा होगा, हमारे नागरिकों का अधिकार क्या क्या होगा। तो इस संदर्भ में जो वो सपना संजोए रखते हैं, जैसे हम लोग अब मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं कि नौकरी का इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी लगे उसके बाद क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से जो भी हमारे नेता थे आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, वो लोग अपने सपने संजोए रखे थे कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारा संविधान जब बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे और हम अपना देश कैसे होगा। उसी संदर्भ में जो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जो भी सिद्धांत एवं नैतिक मूल्य थे, उसका जो सारा चीज़ इसमें निहित था। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब हम संक्षेप में जान लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसमें प्रमुख बिंदु क्या हैं, क्योंकि कभी कभी इससे भी पूछ लिए जाते हैं कि उसमें कौन से शामिल नहीं है। तो इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसमें एक पहला पॉइंट था कि भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य होगा, अर्थात भारत किसी बाहरी या आंतरिक शक्ति से मतलब नियंत्रित नहीं होगा। यह जो होगा भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो पॉइंट था वह था भारत एक ब्रिटिश भारत जो भी क्षेत्र थे वो, उसके अतिरिक्त देशी रियासत, इसके अलावा अगर कोई क्षेत्र भारत संघ में शामिल होना चाहेगा तो वह भारत संघ होगा, अर्थात यह एक भारत संघ होगा जिसमें तो एक ब्रिटिश भारत ब्रिटिश का क्षेत्र भी शामिल था, दूसरा देशी रियासत, इसके अलावा और भी कोई जो क्षेत्र शामिल होंगे वह भारत संघ का हिस्सा होगा। तीसरा जो पॉइंट था, संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होगी, अर्थात इसमें जो भी स्टेट शामिल होंगे वो स्वायत्त होगी और उन्हें उन शक्तियों का प्रयोग करने की छूट होगी और वो सभी कार्य कर सकेंगे जो कि संघ को नहीं दी गई है। अर्थात जो कार्य संघ को दी गई है वो तो संघ करेगा, लेकिन स्टेट के संदर्भ में अर्थात इसकी जो इकाइयाँ होगी वो स्वतंत्र होगी और उसके भी पास भी अपने कुछ अधिकार एवं शक्ति होंगे जिसका वो निष्पादन करेंगे। ये पॉइंट था। अगला पॉइंट था संविधान की जो समस्त शक्ति होगी उसका स्रोत जनता होगी, यह भी इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था। अगला इसमें पॉइंट था कि भारत के सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता, समान अवसर देना एवं प्रतिष्ठा का भी प्रावधान था इसमें, इस उद्देश्य प्रस्ताव में। अगला था कि भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा या प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास
इसकी स्वतंत्रता होगी मानने की, अर्थात कोई भी जो व्यक्ति अपने मर्जी से जो चाहे वो धर्म मान सकता है। अभिव्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता होगी, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन ये जो सारी स्वतंत्रता होगी यह एक कानून की सीमा के अंदर होगी, अर्थात उससे परे नहीं होगी। इसके अलावा जो था एक महत्वपूर्ण था, यह भी इसमें एक बिंदु था उद्देश्य प्रस्ताव में कि इसके अंतर्गत यह भी व्यक्त किया गया था कि जो भी अल्पसंख्यक होंगे, पिछड़े होंगे, दलित होंगे, अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर जो समाज के लोग होंगे, कमजोर वर्ग के, उन सबों को जो है संविधान के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी, अर्थात समुचित व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो ये सारे प्रस्ताव जो है उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किए गए थे और ये सभी प्रस्ताव जो है उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किए गए थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ इसका चर्चा कर दिए, क्योंकि इससे कभी पूछे जाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसमें इनसे कौन से शामिल नहीं थे। तो भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा, स्वतंत्र होगा। दूसरा है कि यह एक अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, देशी रियासत एवं और जो कोई क्षेत्र जो अपने स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहेगा वह इसका हिस्सा होगा। भारतीय संघ की इकाइयाँ स्वतंत्र होगी यानी स्वायत्त होगी, उनको भी कुछ अधिकार एवं कर्तव्य होंगे, जो कार्य करेंगे वह वैसे शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो कि संघ को प्राप्त नहीं होगी। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे प्रावधान जो मुक्त किए गए। हम लोगों ने आज जो है अंतरिम सरकार के गठन के संदर्भ में जाना, अर्थात भारत की जो प्रथम अंतरिम सरकार थी उसका जो गठन किया गया था, उसके कौन कौन सदस्य थे उसके जाना। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसके बारे में जान गए कि उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से प्रमुख बिंदु थे। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस उद्देश्य प्रस्ताव का भारत के संविधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। और यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। कब स्वीकार किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया। तो इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। और यह उद्देश्य का महत्वपूर्ण है क्योंकि यही संविधान का हम लोगों का भाग जो है लास्ट में अंत में चलकर यही भारतीय संविधान का उद्देश्य का यह प्रस्तावना बना और यह प्रस्तावना जो है अंत में जुड़ा था। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ लंबा वीडियो बनता चला जा रहा है, इसलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में जो है हम लोग भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में जो विभिन्न समितियां गठित हुआ था उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से समिति के कौन कौन से अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति के भी बारे में जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान सभा द्वारा गठित। उसके बाद जो है संविधान के वाचन के बारे में भी बताएंगे कि संविधान के कितने वाचन हुए, कितने टोटल अधिवेशन हुए, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।